आई एम पूजा जैन और आप देख रहे हैं परचम क्लासेस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 14 जैन के करंट अफेयर्स। 14 जनवरी के आज हम लेटेस्ट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज हमें बात करना है BIS स्टैंडर्ड्स के बारे में, ये होता क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे COP28। आप सभी लोगों को COP27 के बारे में तो सारी जानकारी होगी ही। आज हम COP28 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, वो भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और आज हम चर्चा में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है 1972 का, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, जिसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। इसके अलावा आज की क्लास का जो करंट अफेयर्स है उसकी PDF आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी और टेलीग्राम पर मिल जाएगी। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे आप और वहाँ से PDF को ले लेंगे, जिससे आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो के लास्ट में रिवीजन के तौर पर आपको हेडलाइंस मिल जाती हैं जो आज हमने डिस्कस की हैं, तो आप बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कल क्या है, संडे है, और संडे को हमारा जो डेली CA होता है वो ना होकर वीकली CA का सेशन होता है। पूरे हफ्ते में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं हम उनको वहाँ पर एक क्विज के साथ डिस्कस करते हैं। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो डेली CA नहीं देख पाते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि वीकली CA के माध्यम से भी वो अपने एग्ज़ाम को जो है वो सक्सेस कर सकते हैं, एग्ज़ाम को पार कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वीकली सेशन जो है वो कल देख पाएंगे। आज है 14 जनवरी और 14 जनवरी जो है वो मकर संक्रांति का डे होता है। तो सभी लोगों ने आई थिंक तिल गुड़ के जो लड्डू होते हैं हमारे घरों में बनते हैं, तो आप लोग ने खा लिया होगा और इस दिन की बहुत ही मीठी सी शुरुआत की होगी। और अब हम मीठा सा आपको करंट अफेयर्स यहाँ पर देते हैं। तो सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभेच्छा आप सभी लोगों को। आइए हम सेशन की शुरुआत करेंगे। ये क्या दिख रहा है, ये हॉकी दिख रही है कि आपको हॉकी दिख रही है, ठीक है। इसको डिज़ाइन किया गया है बेसिकली एक सैंड आर्टिस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? सैंड आर्टिस्ट, रेत का उपयोग करते हुए इस हॉकी को डिज़ाइन किया गया है। कहाँ पर? महानदी रिवर के किनारे उड़ीसा में। क्यों? क्योंकि आपको पता है FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत उड़ीसा में हो गई है, इसलिए ये जो सैंड आर्टिस्ट के द्वारा इस हॉकी को डिज़ाइन किया है। आइए हम उन सैंड आर्टिस्ट के बारे में जानते हैं जिनका नाम है सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक जी हमेशा से न्यूज़ में बने रहते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी जो है वो आर्ट वर्क सैंड में करते हैं, इसलिए इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2014 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है, ठीक है। और इन्होंने टॉलेस्ट सैंड कैसल बनाया था, मतलब रेत से निर्मित एक आप कह सकते हैं कैसल बनाया था इन्होंने, इसलिए गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसे शामिल किया गया था 2017 में। लगभग 48 फीट का ये सैंड कैसल था। अब यहाँ पे सुदर्शन पटनायक जी के द्वारा बिल्ड किया गया है वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉकी स्टिक इन उड़ीसा। दुनिया की सबसे लंबी हॉकी स्टिक डिज़ाइन की है, आर्ट वर्क किया है सुदर्शन पटनायक ने महानदी रिवर बैंक पर, महानदी रिवर के तट पर कटक उड़ीसा में। ये जो हॉकी स्टिक है ये लगभग 10 फीट लॉन्ग हॉकी स्टिक है, जिसको 5000 हॉकी बॉल की मदद से तैयार किया है। क्यों किया है मैंने आपको बता दिया है कि हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत हो चुकी है उड़ीसा में, ठीक है। अगर उड़ीसा की बात करते हैं तो आपको पता है यहाँ पर आपको चिल्का लेक देखने को मिलेगी। चिल्का लेक के अलावा जो उड़ीसा की कैपिटल है वो भुवनेश्वर है, ठीक है। रिसेंटली यहाँ पे बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन भी राउरकेला में किया गया था, इस न्यूज़ को मैंने आपको कवर कराया था। मुख्यमंत्री जो उड़ीसा के हैं वो नवीन पटनायक जी हैं और गवर्नर गणेशी लाल हैं, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं हम रवि कुमार के बारे में। ये जो पर्सन दिख रहा है ये रवि कुमार जी हैं। इसके पहले ये इन्फोसिस के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो फॉर्मर इन्फोसिस चेयरमैन रवि कुमार जी को CEO बनाया गया है कॉग्निजेंट का। कॉग्निजेंट सभी लोगों ने इस कंपनी का नाम आई थिंक सुना होगा। जो IT फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट होते हैं, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको डेफिनेटली कॉग्निजेंट के बारे में पता होगा। तो कॉग्निजेंट के CEO बनाया गया है रवि कुमार को। आइए पूरी न्यूज़ को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कॉग्निजेंट अपॉइंट्स रवि कुमार एज CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। इसके पहले फॉर्मर इन्फोसिस चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है। इन्फोसिस के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं 2016 से 2022 तक।
और इन्हें सीईओ बनाया गया है कॉग्निजेंट का, और इन्होंने रिप्लेस किया है ब्रायन हम्फ्रीज को, इन्होंने इन्हें रिप्लेस किया है। तो याद रखेंगे कॉग्निजेंट के जो सीईओ बन गए हैं वो रवि कुमार एस बन गए हैं। ठीक है, रवि कुमार एस जी को वर्किंग एक्सपीरियंस है इन्फोसिस में 20 साल का, 20 साल इन्होंने 20 ईयर्स इन्फोसिस में दिए हैं। अगर कॉग्निजेंट की बात करते तो इसका फॉर्मेशन तो भारत में चेन्नई में हुआ था, लेकिन इसका हेड ऑफिस टेक्सास यूएसए में आपको देखने को, सॉरी न्यू जर्सी यूएसए में देखने को आपको मिलेगा। 26 जनवरी इसका बर्थडे, कॉग्निजेंट का बर्थडे आने वाला है 26 जनवरी। 26 जनवरी 1994 को चेन्नई में इसका फॉर्मेशन कुमार महादेव और फ्रांसिस्को डी सूजा के द्वारा किया गया था। तो फ्रांसिस्को डिसोजा और कुमार महादेव ने इस कंपनी का फॉर्मेशन किया था, और अभी वर्तमान में न्यू जर्सी यूएसए में इसका हेड ऑफिस आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अब बिहार के स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट और मध्य प्रदेश के स्टूडेंट, तीनों के लिए, और जो सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो तो हैं ही, तो सभी के लिए ये न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम इस न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर शरद यादव पास्ड अवे। तो शरद यादव जी जो कि केंद्रीय मंत्री थे, इनका निधन हो चुका है। ठीक है, इनका निधन हो चुका है, और ये आरजेडी के लीडर थे। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? आरजेडी पार्टी से बिलोंग करते थे। यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं शरद यादव, और एक ऐसे मिनिस्टर रहे हैं ये जो 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा के एमपी रहे हैं। 3 अलग अलग स्टेट से ये लोकसभा के सांसद के रूप में इन्होंने काम किया है, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के नेटिव, मतलब मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। इनके जो गांव में, इनका गांव है बाबई, बाबई तहसील। तो बाबई तहसील में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब यहाँ से मैं थोड़ी सी जानकारी आपको एडिशनल देना चाहती हूँ। जो बाबई तहसील है, बाबई, बाबई से माखनलाल चतुर्वेदी जी भी बिलोंग करते थे, इसलिए बाबई का नाम माखन नगर कर दिया गया है। तो बाबई तहसील होशंगाबाद में आती है मध्य प्रदेश के, और होशंगाबाद जो डिवीज़न है, होशंगाबाद डिवीज़न का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है, और होशंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम भी नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो आपको जानकारी यहाँ से मिल गई है कि जो लास्ट राइट होगी फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर शरद यादव की, वो बाबई तहसील और होशंगाबाद मध्य प्रदेश से होगी। बाबई का नाम माखन नगर कर दिया, होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। ये आरजेडी के लीडर थे, आरजेडी के लीडर थे। अभी हम थोड़ी सी जानकारी और लेंगे। तो शरद यादव जी जो है, उन्होंने माधेपुरा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, बिहार, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से 4 बार एमपी रहे हैं, 1991, 1996, 1999 और 2009 में। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2 बार ये एमपी रहे हैं, 1974 में और 1977 में, और उत्तर प्रदेश से भी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि शरद यादव जी जो है वो फर्स्ट पॉलिटिशियन इन इंडिया जो कि इलेक्ट हुए हैं मेंबर ऑफ द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन द 3 स्टेट। तो 3 स्टेट, 3 अलग अलग राज्यों से ये लोकसभा के एमपी या सांसद रहे हैं। फिर इन्होंने कौन सा मंत्रालय संभाला है वो भी हम देख लेते हैं। तो 1989-90 में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को संभाला है, इसलिए मैंने इन्हें कहा है कि ये यूनियन कैबिनेट या यूनियन मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, 2018 में 2018 में इन्होंने एलजेडी लोकतांत्रिक जनता दल की शुरुआत की थी। ठीक है, और उसके बाद लोकतांत्रिक जनता दल जो है, इसका मर्जर किसमें हो गया था? आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल में हो गया था, इसलिए मैंने कहा कि ये आरजेडी के लीडर हैं। ओके, चलिए अब अगली बात करते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता था कि COP27 इजिप्ट में हुई थी, राइट? रिसेंटली नवंबर 2022 में COP27 हुई है, तो रिसेंटली ख़त्म हुआ है। अब बात करते हैं COP28। तो ये जो क्लाइमेट चेंज पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग होती है ना, वो कॉप कहलाती है। कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दों को डिस्कस करने के लिए आयोजित की जाती है, और एनुअल मीटिंग है। एनुअल मीटिंग मतलब हर साल इसका आयोजन होता है। तो COP28 कहाँ पर कंडक्ट होगी? तो COP28 UAE में कंडक्ट होगी। COP27 इजिप्ट में हुई थी। ठीक है, अब यूएई से कंडक्ट कर रहा है, तो कोई ना कोई व्यक्ति तो आप चुनेंगे ना। कॉप मीटिंग्स के प्रेसिडेंट, जो भी डेलीगेट्स हैं, उनका प्रेसिडेंट कौन रहेगा, लीडरशिप कौन करेगा, इस तरीके से। तो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ यूएई डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर हैज़ बीन नेम्ड एज द COP28 प्रेसिडेंट। तो यूएई के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर जी को COP28 का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ यूएई है, जिनका नाम है डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर, जो कि COP28 के प्रेसिडेंट होंगे। COP28 जो है
वो कहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी? दुबई में 30 नवंबर से दिसंबर 12 तक 2023 में। ठीक है। अब ये जो डॉक्टर अल जाबेर है ना, ये ऑब्वियसली मिनिस्ट्री को तो संभाल ही रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा ये सीईओ भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के। तो आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के ये सीईओ भी हैं। ठीक है। इसके अलावा अल जाबेर जो हैं, इन्होंने स्पेशल एनवॉय फॉर क्लाइमेट चेंज फॉर द 2 टर्म 2010 से 2016 और अभी 2020 से अभी प्रेजेंट में ये स्पेशल एनवॉय ऑन क्लाइमेट चेंज भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा कॉप की 10 से ज़्यादा मीटिंग्स को इन्होंने अटेंड किया है। और कॉप की जो आपकी पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ना 2015 में जो आपकी कॉप 21 मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के भी हिस्से जो थे वो डॉक्टर अल जाबेर थे। तो डॉक्टर अल जाबेर जी को जो है अभी कॉप 28 का जो मीटिंग यूएई में होना है उसके लिए प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो इनका नाम आप याद रखेंगे। चलिए अगली बात कर लेते हैं समुद्रयान मिशन के बारे में। ये आप देख रहे हैं, ये समुद्रयान मिशन है और ये जो आपको यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट, एक व्हीकल दिख रहा है जिसके ज़रिए लोगों को समुद्र के अंदर 6,000 मीटर की गहराई में भेजा जाएगा। इसका नाम है मत्स्य 6000। इस डिवाइस का नाम क्या है? मत्स्य 6000 इस व्हीकल का नाम है। ठीक है। तो इंडिया टू सेंड 3% टू 6000 मीटर बिलो सी लेवल अंडर समुद्रयान मिशन। तो समुद्रयान मिशन के अंतर्गत भारत के 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर के नीचे इसे भेजेंगे। ठीक है। समुद्रयान मिशन के अंतर्गत इस बात की घोषणा अर्थ साइंस मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा रिसेंटली की गई है। और ये जो व्हीकल है, ये जो वाहन है, जो कि समुद्रयान 6000 इसका नाम है, जो कि 3 लोगों को 6000 मीटर नीचे समुद्र सतह से ले जाएगा। इस व्हीकल को डिजाइन और डेवलप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई के द्वारा किया गया है। इट कैन बियर 12 आवर अंडर नॉर्मल ऑपरेशन एंड 96 आवर अंडर द इमरजेंसी फॉर ह्यूमन सेफ्टी। अब ये क्या करेंगे? तो इतनी नीचे गहराई पे जाके क्या करेंगे ये लोग? तो अगर डिफरेंट आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, डिफरेंट मिनरल्स हैं, तो उन सबको यहाँ पे सर्चिंग करने का काम हमारी ये टीम करने वाली है। ठीक है। समुद्रयान मिशन जो है वो पार्ट है डीप ओशियन मिशन का। डीप ओशियन मिशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा शुरू किया गया था 2021 में। और समुद्रयान मिशन जो है वो डीप ओशियन मिशन का ही पार्ट है। इसका अनाउंसमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया था विद इसरो गगनयान मिशन। इसका उद्देश्य यही था कि 3 लोगों को 6000 मीटर की डेप्थ में ओशियन में भेजा जाए। डिफरेंट सेंसर और इक्विपमेंट को लेकर ये समुद्र की गहराइयों में जाएंगे और वहाँ पर जाके जो है डिफरेंट रिसोर्सेज को, डिफरेंट टेक्नोलॉजी को जानने में, मिनरल्स को पहचानने में मदद की जाएगी और हमारी ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करने में और मदद मिलेगी। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 4077 करोड़ रुपए का बजट फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर डिसाइड किया गया था। तो आई थिंक आपको डीप ओशियन मिशन और समुद्रयान मिशन के बारे में जानकारी पता हो गई होगी। और मत्स्य 6000 क्या है तो इसके बारे में भी आपको जानकारी हो गई होगी। चलिए, अब ये न्यूज़ मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करने वाले हैं। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज का उद्घाटन या इनॉग्रेशन या फ्लैग ऑफ कर दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा वाराणसी में। ये वाराणसी से असम तक जाएगी और लगभग 50 डेज में अपनी यात्रा को कवर करेगी और इसके बाद बांग्लादेश भी जाएगी। और इस क्रूज़ को लेकर इस क्रूज़ में 36 जो है वो स्विट्ज़रलैंड के विदेशी जो व्यक्ति थे वो थे और वो इस यात्रा पे निकल चुके हैं। और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ को फ्लैग ऑफ वाराणसी से प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था। 51 डेज तक ये लग्जरी क्रूज़ में आप यात्रा कर सकते हैं। ठीक है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, बांग्लादेश, असम तक जर्नी आपको करेगी और बहुत सारे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको कवर करेगी। और ये जो क्रूज़ है इसका नाम क्या है? तो इस क्रूज़ का नाम गंगा विलास क्रूज़ है। क्या नाम है इसका? गंगा विलास क्रूज़। ये सारा डिस्कशन हमारा पहले भी हुआ था। अब जो नया डिस्कशन है हम वो कर लेते हैं। ग्रैंड कल्चर प्रोग्राम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा ऑर्गेनाइज इन वाराणसी। तो वाराणसी में सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा प्रोग्राम का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा किया गया।
ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा यहाँ पर किया गया। और इस पूरे फेस्टिवल में या इस पूरे जब ये पूरा ऑर्गेनाइज किया जा रहा था फेस्टिवल या प्रोग्राम, इसमें शंकर महादेवन जो कि एक सिंगर है, उनके द्वारा ये पूरा कॉन्सर्ट जो है वो लीड किया गया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में। और तभी 13 जनवरी को यहाँ पर गंगा विलास क्रूज को, वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है, उसको फ्लैग ऑफ भी वाराणसी से प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया गया। चलिए अगली बात करते हैं। इंडियन पीस कीपर ऑनर्ड विथ यूएन मेडल फॉर एग्जेम्पलरी सर्विसेज। तो अतुल्य सेवाएं, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज देने के कारण इंडिया की जो पीस कीपर्स टीम है उनको यूएन मेडल से सम्मानित किया गया है। अब यूएन पीस कीपिंग जो टीम है उसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है, आज हम शॉर्ट में वापस से डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय शांति सैनिकों को अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। अब देखिएगा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1948 में, 1948 की बात हो रही है, 1948 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा यूएन मिलिट्री एक यूएन पीस कीपिंग मिशन की शुरुआत की गई थी लैटिन अमेरिका में। ये यूएन पीस कीपिंग मिशन क्या करता है, जो भी देश है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर अशांति है, पीस नहीं है, या कोई बैटल चल रहा है, या पीस की ज़रूरत है, तो वहाँ पर यूएन पीस कीपिंग फोर्स को डिप्लॉय किया जाता है। और इस यूएन पीस कीपिंग जो फोर्स है उसमें सबसे ज़्यादा जो आर्मी पर्सनल्स हैं वो भारत से बिलोंग करते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रूप्स किसकी है, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, तो भारत का कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, पहली चीज़। तो यहाँ पर देखेंगे जो साउथ सूडान का एरिया है, साउथ सूडान मैंने आपको बताया था जुबा उसकी कैपिटल है, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था। तो एट स्पेशल अवार्ड सेरेमनी कहाँ पर आयोजित की गई थी, अपर नाइल में, जहाँ पर 1171 जो पीस कीपर है इंडिया से, जिन्हें डिप्लॉय किया गया है यूएन पीस कीपिंग मिशन साउथ सूडान में, उन्हें यूनाइटेड नेशन के द्वारा मेडल दिया गया है उनकी सर्विसेज के लिए। और फॉर द फर्स्ट टाइम जो व्यूमेन ऑफिसर है इंडियन आर्मी की, मेजर जास्मिन चट्टा, इन्होंने परेड को यहाँ पर लीड किया था, अपर नाइल में जो सेरेमनी हो रही थी फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इस बारे में आपको जानकारी मैंने पहले भी दी थी। चलिए, अभी जो फ्लावर दिख रहा है ना, बड़ा सुंदर सा है, ये वेस्टर्न घाट के नीलगिरी हिल्स में देखने को मिलता है। और ये जो फ्लावर है ना, ये 12 सालों में, 12 ईयर्स में एक बार जो है वो खिलता है, ब्लूम होता है। तो काफ़ी खास है ये आपका प्लांट। तो इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 3 में शामिल किया गया है। ठीक है, प्रोटेक्टेड प्लांट इसे डिक्लेयर किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्लांट के साथ छेड़खानी करता है, इसे डिस्ट्रॉय करता है, तो उस पर 25,000 रुपीज़ का फाइन और 3 साल की क्या होगी, जेल होगी। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एट्स नील कुरंजी, इसका नाम क्या है, नील कुरंजी। और अगर साइंटिफिक नेम हम देखते हैं तो स्ट्रोबिलेथेंस कुंथियाना। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है। ऑन द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड प्लांट अंडर द शेड्यूल 3 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो हमारे जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने रिसेंटली हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसका शेड्यूल नंबर 3 में नील कुरंजी जो प्लांट है या स्पीसीज़ है इसको शामिल किया है, जिससे इनका प्रोटेक्शन किया जा सके, इन प्लांट्स के जो हैबिटेट है उनको प्रोटेक्टेड किया जा सके। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति इनको डिस्ट्रॉय करता है, इनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करता है, तो 25,000 रुपये का फाइन और 3 साल की इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल का प्रोविज़न किया गया है। ये जो नील कुरंजी एंडेमिक प्लांट है और इसे कहाँ पर पाया जाता है, तो वेस्टर्न घाट और नीलगिरी हिल्स और मंगला देवी हिल्स में आपको ये प्लांट देखने को मिलेगा। और ये प्लांट जो है वो 12 साल में एक बार ब्लूम होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, पंजाबी विल बी टॉट इन ऑस्ट्रेलियन स्कूल। तो ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में पंजाबी लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर एक सर्वे किया गया था 2021 में। 2021 में इन्होंने सर्वे किया और पाया कि लगभग 2,39,000 लोग जो हैं वहाँ पर पंजाबी भाषा का उपयोग करते हैं अपने घरों में। और 2016 के कंपैरिजन से 80% ये डेटा जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। मतलब पंजाबी जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया के रीजन में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज बन गई है। इसलिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पंजाबी लैंग्वेज को ये अपने स्कूल के सिलेबस में शामिल करेंगे और स्कूलों में इसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो पंजाबी इज ऑल सेट टू द न्यूएस्ट लैंग्वेज टू द टॉट इन द पब्लिक स्कूल ऑफ द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है,
अभी प्री प्राइमरी से जो 12 ईयर तक के सिलेबस है वहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज को डेवलप करने का काम किया जाएगा। अगर 2021 की बारे में बात करें तो 2021 में तमिल, हिंदी और कोरियन लैंग्वेज को भी ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेजेस में या ऑस्ट्रेलिया के स्कूल में पढ़ाई जाने वाली लैंग्वेजेस में शामिल किया गया था और अब पंजाबी को भी शामिल किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कैनबरा है। डॉलर यहाँ पे करेंसी चलती है। एंटनी एल्बनीज यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। आइए अब कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान मैं आपको दे देती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ये मैप के बारे में। ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के मैप में आप देख पा रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के मैप में ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा गुजरती है और इस मकर रेखा के आसपास जो है वो साइक्लोन इनिशिएट होते हैं जिन्हें बिली बिली कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में आने वाले जो साइक्लोन्स होते हैं उनको बिली बिली नाम कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया जो है अगर आप पूरा ग्लोब देखेंगे तो सबसे नीचे है डाउन है, तो यहाँ पर जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं ना उन ग्रासलैंड को आप डाउन्स कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जो ग्रासलैंड हैं उनका नाम क्या है, डाउन्स है। यहाँ पे जो साइक्लोन आते हैं उन्हें बिली बिली कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा दो इक्वल पार्ट्स में ऑस्ट्रेलिया को डिवाइड करने का काम करती है। एरिया के हिसाब से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलेगा। परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो डेजर्ट है, सबसे ज़्यादा रेगिस्तान आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे। अगर मेजर तौर पे देखें तो तनामी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ये सभी डेजर्ट जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ये जो एरिया है ये क्वींसलैंड का एरिया है और क्वींसलैंड में आपको यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसके अलावा ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलेगी। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, कोरल सी में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कैनबरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कैनबरा कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की। अब डार्लिंग जो है यहाँ की डार्लिंग यहाँ की जो है वो एक बड़ी नदी है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। अब मैकडॉनल्ड अपने बर्गर खाया होगा, लेकिन मैकडॉनल्ड रेंजेस जो हैं वो आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगी। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब इसके अलावा आप देखेंगे ऊपर की तरफ यह है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। यहाँ पर ये जो है ये आराफुरा सी है और ये जो पानी का एरिया है इसे आप गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में है। अब ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तस्मानिया आइलैंड, ठीक है ना। तो तस्मानिया आइलैंड ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को यहाँ पर क्या है, देखो ब्रास स्ट्रेट से सेपरेट होता है। कौन सी स्ट्रेट है ये, ब्रास स्ट्रेट से ये सेपरेट होता है, बास स्ट्रेट से सेपरेट होता है, बास स्ट्रेट से, ठीक है ना। कैंगरू पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ये तो कहानी आपको पता ही होगी। तो जितनी पॉसिबल बातें हो सकती थी मिनिमम समय में वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है युगांडा डिक्लेयर एंड ऑफ इबोला डिसीज आउटब्रेक। WHO ने ये बात हमें इन्फॉर्म की है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो रीजनल ऑफिस है अफ्रीका में, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि युगांडा में जो इबोला डिसीज़ का आउटब्रेक हुआ था उस पर कंट्रोल पा लिया है और अब कोई भी केसेस युगांडा में इबोला वायरस या इबोला डिसीज़ के नहीं हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट रिलीज बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, युगांडा डिक्लेयर द एंड ऑफ इबोला डिसीज आउटब्रेक कॉज्ड बाय द सुडान इबोला वायरस। तो इबोला वायरस डिसीज़ के बारे में आपको बता देती हूँ। इबोला वायरस डिसीज़ को पहली बार डिस्कवर 1976 में किया गया था इबोला रिवर के अक्रॉस। इबोला रिवर के पास ये वायरस डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसका नाम इबोला वायरस पड़ गया। तो 1976 में ये वायरस डिस्कवर हुआ था कहाँ पर, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, ठीक है। लेकिन जो पहला केस फाइंड हुआ था, पहला केस 2013 में रजिस्टर हुआ था, कहाँ पर, गिनी में। और उसके बाद ये जो इबोला के पूरे मामले पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में धीरे धीरे फैलते चले गए, ठीक है। तो इबोला आपकी जो बीमारी है वो वायरस के कारण होने वाली एक बीमारी है। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंच गवर्नमेंट टू इंक्रीज रिटायरमेंट एज फ्रॉम 62 to 64 बाय 2030। तो फ्रांस की सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट जॉब होती है, ऐसा नहीं है कि भारत में गवर्नमेंट जॉब होती हैं, सभी देशों में गवर्नमेंट जॉब होती है और हमारे देश में भी रिटायरमेंट की एक एज है। वैसे ही फ्रांस की गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट जॉब है उनमें रिटायरमेंट की एज बढ़ाने की बात की गई है और बोल रहे हैं कि 62 से ये रिटायरमेंट की एज बढ़ाकर 64 कर दी जाएगी 2030 तक, ठीक है। तो फ्रांस सरकार 2030 तक सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 साल कर देगी। ये अनाउंसमेंट फ्रांस की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका नाम है इलिसाबेथ बॉर्न, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो इमैनुअल मैक्रोन है।
पेरिस कैपिटल है जो कि सीन नदी के किनारे है। आईफिल टावर भी आपको पेरिस में मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो अगली बात करते हैं आईसीजी। यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है विच इज आईसीजी। आईसीजी का मतलब इंडियन कोस्टल गार्ड होता है। तो आईसीजी शिप कमला देवी लास्ट वेसल ऑफ एफपीवी, एफपीवी मतलब फास्ट पेट्रोल वेसल सर्विसेज कमीशन। तो देखिएगा नाम से समझ में आ रहा है इंडियन कोस्टल गार्ड को एक शिप दी गई है जिसका नाम है कमला देवी, जिसका काम होगा फास्ट पेट्रोल वेसल है, मतलब पेट्रोलिंग करने का काम करेगी। हमारी कोस्टल बाउंड्री बहुत बड़ी है, हम तीनों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं, ये बात आप सभी को पता है। एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, फिर अरेबियन सी और नीचे आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। तो इतनी बड़ी कोस्टल बाउंड्री है तो हमारे जो कोस्टल गार्ड है उनका काम भी बढ़ जाता है कि कोई इलीगल तरीके से स्मगलिंग तो नहीं हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रही है, या फिर जो इलीगल तरीके से जो वेपन्स है उनको खरीदा या बेचा तो नहीं जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ती है कोस्टल गार्ड को। तो कोस्टल गार्ड को नज़र रखने के लिए एक पेट्रोलिंग वेसल की ज़रूरत होती है ना। तो कई सारे पेट्रोलिंग वेसल जो है वो हमारे इंडियन कोस्टल गार्ड के पास है। तो रिसेंटली कमला देवी को भी कमीशन किया गया है कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। तो फास्ट पेट्रोल वेसल आईसीजी शिप कमला देवी वॉज कमीशन इन द कोलकाता, द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, और इसको जीआरएसई के द्वारा तैयार किया गया है, मतलब गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा इसे डिज़ाइन किया है, बिल्ड किया है और डिलीवर किया गया है। इसके अलावा जीआरएसई मतलब गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स के द्वारा एक और शिप तैयार की गई है जिसका नाम है एमवी मालिशा। एमवी मालिशा तैयार किया है और हम इसको भेज रहे हैं। हम इसको कहाँ पर भेज रहे हैं? हम इस पैसेंजर कम कार्गो शिप को रिपब्लिक ऑफ ग्वाना को भेज रहे हैं। अच्छा, ग्वाना से याद आया, अभी इसके प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं, चीफ गेस्ट थे प्रवासी भारतीय दिवस पे, तो इनके साथ हम इस शिप को भी भेज देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये पहली बार ऐसी कोई शिप जो है वो डिफेंस पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड के द्वारा तैयार की गई है जिसको लैटिन अमेरिकन कंट्री में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो इस बात को याद रखेंगे। एमवी मालिसा को कहाँ पर एक्सपोर्ट किया है? तो रिपब्लिक ऑफ गुआना में से एक्सपोर्ट किया है। क्या है ये? पैसेंजर कम कार्गो शिप है ये। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। आइए मैप में देख लेते हैं। ये पूरा एरिया आपका लैटिन अमेरिका होता है जिसमें मैक्सिको, कैरेबियन आइलैंड और आपका साउथ अमेरिका, इसको मिला दो तो आपका पूरा लैटिन अमेरिका बन जाता है। तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है ग्वाना, और इसी के राष्ट्रपति जो है वो हमारे अभी प्रवासी भारतीय दिवस में इनको प्रवासी भारतीय सम्मान भी दे दिया गया और चीफ गेस्ट भी थे, और अभी ये ताजमहल को विजिट कर रहा है। ये कोई न्यूज़ नहीं है, वो तो मैंने बस ऐसे ही पढ़ रही थी तो मैंने बता दिया कि अभी ताजमहल को विजिट कर रहा है मोहम्मद इरफान अली, और इनके साथ ही इस शिप को भी भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं। स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन डेवलप्स इंडिया फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन। तो इंडिया की स्टार्टअप एक आईजी ड्रोन कंपनी है, आईजी ड्रोन जिसका नाम है। इनके द्वारा इंडिया का पहला 5G इनेबल्ड ड्रोन तैयार किया गया है। इस ड्रोन की खास बात क्या है? जैसे कि कोई भी फ्लाइट आपने देखी होगी, अगर कोई भी क्राफ्ट उड़ना चाहता है तो पहले वो रनवे पे रन करता है और उसके बाद वो अपनी स्पीड को धीरे धीरे पकड़ता है और उड़ना शुरू करता है। लेकिन ये जो 5G इनेबल्ड ड्रोन तैयार किया है ना, ये वर्टिकल लिफ्ट करता है। वर्टिकल लिफ्ट मतलब डायरेक्टली ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देगा। इसको लैंडिंग करने के लिए या फिर रनवे की जरूरत नहीं कि पहले रन करेगा और फिर उड़ना शुरू करेगा, नहीं, इसका वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग है। तो ये इसकी खास बात इस ड्रोन की है। अब इस ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? इस ड्रोन का नाम है स्काई हॉक, ठीक है। तो टेकअप स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन के द्वारा इंडिया का पहला 5G इनेबल्ड ड्रोन जिसका कैपेबल है वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए तैयार किया गया है, जिसका नाम स्काई हॉक है, ठीक है। ये डिफेंस में भी यूज़ किया जा सकता है, मेडिकल एप्लीकेशन में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, और ये 10 kg के पेलोड को, मतलब 10 kg तक के भार को आप इसमें रख दो, ये ले जाने में सक्षम है, कैपेबल है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेस इसमें लगे हुए हैं, जीपीएस सर्वेलांस इसमें अवेलेबल है, थर्मल इमेजिंग की कैपेबिलिटी इसमें अवेलेबल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को 12 से 15 मिनट एट इट्स मैक्सिमम स्पीड में ये कवर कर सकता है। आईजी ड्रोन जो स्टार्टअप कंपनी है, जैसा कि मैंने कहा, भारत की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसको वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी संबलपुर उड़ीसा के द्वारा तैयार किया गया है, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगली बात करते हैं, इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट डिड प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला पीएम नाम इज बीइंग कंडक्ट। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाएगा, पीएम नाम का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला इसका नाम है, जिसका आयोजन 242 डिस्ट्रिक्ट्स में किया गया, जहाँ पे अलग अलग बिजनेसमैन, स्टार्टअप्स, इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनी के जो हैं अलग अलग एनजीओज, उन सबको यहाँ पर इनवाइट किया गया। अब ये लोग क्या करेंगे? ये लोग ये करेंगे
अगर आप 5वीं से लेकर 12वीं तक पढ़े हुए हो और आपके पास कोई ITI डिप्लोमा वगैरह कोर्सेज हैं तो आप ऑनलाइन यहाँ पर अप्रेंटिसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको अलग अलग आपकी स्किल को डेवलप करने के लिए अलग अलग फील्ड में अप्रेंटिसेस दी जाएगी, जिससे आप आगे जाके जॉब के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे और अच्छी खासी नौकरी को आप पा सकते हो। तो इस तरीके से इस पूरे प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है 242 डिस्ट्रिक्ट में। कौन आयोजित कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजेस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। न्यू BIS स्पेसिफिकेशन फॉर टीवी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो भारत में निर्मित टीवी के लिए नया BIS निर्देश आया है। टीवी हमारे घरों में, सबके घरों में टीवी होती है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा 3 अलग अलग सेक्टर में यहाँ पर अपने कुछ निर्देश दिए हैं। वो सेक्टर एक तो टीवी मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, दूसरा जो है हमारा टाइप सी चार्जर, हमारा जो मोबाइल फ़ोन वगैरह चार्ज होते हैं ना, तो हर एक में आपने देखा होगा कि अलग अलग फ़ोन के अलग अलग चार्जर्स होते हैं। तो यहाँ पे उस चार्जर्स के लिए कुछ BIS स्टैंडर्ड डिज़ाइन किए गए हैं, सेटअप किए गए हैं। और वीडियो सर्विलांस सिस्टम के लिए कुछ BIS ने निर्देश दिए हैं। उन्हीं निर्देशों के बारे में आज हमें जो है डिस्कशन करना है। ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की टेक्निकल कमेटी के द्वारा इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन टीवी के लिए अनाउंस किए गए हैं। आइए उन पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड हम यहाँ पे देखेंगे। हमारे घरों में टीवी होती है, बिल्कुल होती है। तो टीवी मैन्युफैक्चरर एज पर दिस इंडियन स्टैंडर्ड will be able to receive free to air TV and radio channel by connecting a dish antenna with the LNB mounted at suitable location on the rooftop or the side wall of the building। अब ये कहानी क्या हो गई? तो जो टीवी मैन्युफैक्चरर हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो जो रिसीव कर सकते हैं फ्री टू एयर टीवी सिग्नल्स को, जो सैटेलाइट से रिसीव होते हैं, फ्री टू एयर टीवी सिग्नल्स जो कि दूरदर्शन को ब्रॉडकास्ट करेगा, और रेडियो चैनल्स को भी कनेक्ट कर सकेंगे थ्रू द डिश एंटीना। और ये डिश एंटीना कैपेबल होगा जिसमें LNB माउंटेड होगी, और इस LNB को आप अपने छत पर रख सकते हो या साइड जो वॉल है घर की वहाँ पर लगा सकते हो। ऐसा टीवी मैन्युफैक्चररों के लिए ये परमानेंट, मतलब आपका एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया है। अब ये LNB क्या होता है? तो पहले हम इस LNB के बारे में बात करेंगे। LNB का मतलब लो नॉइस ब्लॉक डाउन कन्वर्टर होता है। ठीक है, जो कि सैटेलाइट से सिग्नल को रिसीव करता है। अब सैटेलाइट से जब सिग्नल आते हैं तो सिग्नल की क्वालिटी कमज़ोर हो जाती है। हालांकि सैटेलाइट हाई बीम सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है, लेकिन ट्रेवल करते करते ये सिग्नल वीक हो जाते हैं, और इन सिग्नल को LNB जो है वो कलेक्ट करने का काम करता है, और इन सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है और सेंड करता है रिसीवर को, बिल्डिंग की या टेलीविज़न के रिसीवर को ये सेंड करता है। तो a low noise block down converter is the receiving device mounted on the satellite dishes used for satellite TV reception, which collect the radio waves from the dish and convert them to the signal which is sent through the cable to the receiver inside the building। ठीक है, अगली बात इन्होंने क्या कही है? इन्होंने कही है कि जब आप फ्री टू एयर यहाँ पर टीवी कनेक्शन रिसीव कर सकेंगे, सिग्नल्स रिसीव हो सकेगा, या रेडियो चैनल के सिग्नल को रिसीव कर पाएगा आपका टीवी, तो इससे जो दूरदर्शन में भारत सरकार की अलग अलग स्कीम आती हैं, अलग अलग कॉन्टेस्ट आते हैं, प्रोग्राम्स आते हैं और कल्चरल प्रोग्राम्स आते हैं, तो लोग उससे कनेक्ट कर पाएंगे और गवर्नमेंट की स्कीम से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। ये इसका उद्देश्य है। इसके अलावा करेंटली जो टीवी व्यूअर्स होते हैं उनको सेटअप बॉक्सेस को बाय करना होता है, जिनमें उनको कुछ चैनल्स के लिए मतलब पैसे देने होते हैं और कुछ चैनल फ्री होते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब दूरदर्शन जो है वो धीरे धीरे एनालॉग ब्रॉडकास्टिंग को डिसकंटिन्यू कर रहा है और दूरदर्शन डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग की तरफ जा रहा है। इसलिए यहाँ पे व्यूअर्स जो हैं उनको सेटअप बॉक्स की ज़रूरत होगी आपके जो दूरदर्शन के चैनल्स, दूरदर्शन है ना, फ्री टू एयर चैनल, उनको देखने के लिए। ठीक है, अगली बात क्या कही गई है? द सेकेंड स्टैंडर्ड यहाँ पे बोला गया जितने भी आप मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप मतलब मोबाइल, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप यूज़ करते हो तो उसके लिए आप अलग अलग चार्जर्स का यूज़ करते हो। कुछ समय पहले मैंने आपको न्यूज़ में बताया था कि यूरोपियन यूनियन ने एक स्टैंडर्ड बताया है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे उसमें सब में टाइप सी चार्जर होगा। इससे क्या होगा, यूज़र को अलग अलग चार्जर जो है बाय नहीं करने पड़ेंगे और इससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी आपका कम होगा। तो उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए भारत में भी BIS स्टैंडर्ड निकाला है और कहा है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं, नोटबुक, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन है, उन सभी के लिए टाइप सी चार्जर यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो सभी मैन्युफैक्चरर को ये बात का ध्यान रखना है जिससे यूज़र को अलग अलग जो चार्जर है वो नहीं खरीदना पड़े और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी रिड्यूस हो।
तीसरा स्टैंडर्ड यहाँ पे जो है इंडियन स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है वीडियो सर्विलांस सिस्टम के लिए, क्योंकि रोड है या कुछ भी ऐसा एरिया है जहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती, जैसे कि आपने देखा होगा कि न्यू ईयर के दिन क्या हुआ था, कुछ कार में लोग थे और फिर एक लड़की जो फंस गई थी कार में और उसको फिर कई किलोमीटर तक घसीटा था, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा। तो हमारे देश में कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो उन पे वीडियो सर्विलांस की ज़रूरत है। एक इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम जो कि अलार्म वगैरह जनरेट कर सके, ऐसे इक्विपमेंट्स की हमारे देश में ज़रूरत है और अलग अलग जगहों पे इक्विपमेंट होने चाहिए। तो इसके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड BIS के द्वारा डिसाइड किए गए हैं। तो 3 अलग अलग एरिया में BIS ने स्टैंडर्ड हमें बताए हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड काम करता है। नई दिल्ली में, ओल्ड दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। डायरेक्टर जनरल प्रमोद कुमार तिवारी जी हैं और 23 दिसंबर 1986 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, तो ये आज के हमारी करेंट अफेयर्स थे। अब फटाफट हम देख लेते हैं हमने जो भी आज डिस्कशन किया है। सबसे पहले हमने देखा था कि सुदर्शन पटनायक, इन्होंने वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हॉकी स्टिक को उड़ीसा में बनाया है, बैंक ऑफ द महानदी रिवर। कॉग्निजेंट के द्वारा रवि कुमार एस को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है, जो कि फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं इन्फोसिस के। इसके अलावा शरद यादव जी जो कि RJD के लीडर रहे हैं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं, इनका निधन हो गया है। और ये ऐसे मिनिस्टर या MP रहे जो 3 अलग अलग राज्यों से MP रहे हैं, बिहार से, मध्य प्रदेश से और आपका उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ UAE डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर जी को COP28 का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है डीप ओशियन मिशन के अंतर्गत समुद्रयान मिशन को 6000 मीटर बिलो सी लेवल भेजा जाएगा, जिसमें 3 पर्सन्स होंगे। ठीक है, और इस व्हीकल का नाम जो है वो है मत्स्य 6000। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रैंड कल्चर प्रोग्राम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा ऑर्गेनाइज कराया गया वाराणसी में, और जहां पर गंगा विलास जो क्रूज है उसको भी फ्लैग ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया गया। इंडियन पीस कीपर ऑनर्ड विथ UN मेडल फॉर एग्जेम्पलरी सर्विस। तो भारतीय शांति सैनिकों को अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा नील कुरंजी को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 3 में शामिल किया गया है, और जो भी व्यक्ति इन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा इनके हैबिटेट को, तो 25,000 रुपीज़ का फाइन और 3 साल की जेल होगी। ये नील कुरंजी जो आपका प्लांट है ये आपको वेस्टर्न घाट में नीलगिरी हिल्स पे आपको देखने को मिलेगा। पंजाबी विल बी टॉट इन द ऑस्ट्रेलियन स्कूल, तो ऑस्ट्रेलियन स्कूल में पंजाबी की पढ़ाई भी कराई जाएगी। युगांडा डिक्लेयर एंड ऑफ इबोला डिसीज आउटब्रेक, WHO ने इस बात की जानकारी दी है। फ्रांस की गवर्नमेंट ने जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ाकर 62 साल से 64 साल, मतलब 62 ईयर्स से 64 करने की बात की है बाय 2030। फिर इंडियन कोस्टल गार्ड शिप कमला देवी को कमीशन किया गया है कोलकाता में। ठीक है, ये सब डिस्कशन हमने किया था। अंत में एक छोटा सा क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली हमने डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI के बारे में आपको डिस्कशन किया था। आपको बताना इनमें से कौन सा डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI नहीं है, नॉट लिखा हुआ है, क्योंकि हम सभी जानते हैं RBI में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो इनमें से कौन RBI के डिप्टी गवर्नर नहीं है? जो भी आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में बताएंगे। सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कर देती हूँ। उसके अलावा कल हम मिलते हैं अपने क्विज़ के साथ, तो बिल्कुल रेडी रहिएगा। देखते हैं कल आप कितना स्कोर कर पाते हैं हमारे क्विज़ में। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर।